तो क्वेश्चन करते हैं। A block with mass m is connected by a massless spring with stiffness constant k to a rigid wall and moves without friction on a horizontal surface. Block oscillates with small amplitude a about equilibrium position x naught. ठीक। अच्छा, अब क्या दो केसेस दे रखे हैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक ब्लॉक है ना, मास m एक स्प्रिंग के सहारे जो है इसको एक रिजिड वॉल के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो x नॉट है और इसका एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंसिडर टू केसेस व्हेन द ब्लॉक इज एट x नॉट एंड व्हेन द ब्लॉक इज एट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a। इन बोथ केसेस, तो दो केस ले लिए, एक तो जब ब्लॉक यहाँ पे है और दूसरा ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। तो हमने क्या किया, तो ये दूसरा केस का भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये तो x नॉट की पोजीशन है और ये x नॉट प्लस a की पोजीशन है। In both cases, a particle with mass m is softly placed on the block after which they stick to each other. तो दोनों ही केस में हमने, मतलब ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट करते टाइम हमने धीरे से एक दूसरा ब्लॉक मास m का इस ब्लॉक के ऊपर रख दिया, ठीक, और m जो है वो, ये वाला ब्लॉक जो है इसका मास m से कम है। अजय, ये दोनों दे स्टिक टू ईच अदर, है ना, स्लिपिंग नहीं हो रही है। Which of the following statements are true about the motion after the mass m is placed on mass m? तो हमारे रखने के बाद में, है ना, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे? The amplitude of oscillation in the first case changes by a factor of इतना, whereas in the second case remains unchanged. तो अब देखते हैं दोनों केस में एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है क्या। तो ये ऊपर वाला जो केस है इसको केस 1 बोल देते हैं और ऊपर वाला ये सेकंड वाला केस है केस 2। तो केस 1 का एम्पलीट्यूड निकालना है अपन, है ना, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं पता करते हैं। अच्छा, सपोज इस ये येलो वाले ब्लॉक पे ये दूसरा ब्लॉक रखने के पहले येलो वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v नॉट थी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड तो a था ही। तो v नॉट और a के बीच में क्या रिलेशन था, हाफ m v नॉट स्क्वायर हाफ k a स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर ये मास m रख दिया और ये स्टिक कर गया इस पे, ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा। तो हमने जिस टाइम पे रखा वो v नॉट वेलोसिटी से लोअर मास मूव कर रहा, तो इसका मोमेंटम कितना था, mv नॉट, और ब्लॉक रखने के तुरंत बाद मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वेलोसिटी जो है ये डिसाइड करेगी कि भाई इसका एम्पलीट्यूड कितना जाएगा। तो नया वाला एम्पलीट्यूड जो है उसको अपन a फाइनल बोल देते हैं, af, ठीक है, af। तो ब्लॉक रखने के बाद में क्या रिलेशन हो जाएगा, हाफ m प्लस m v स्क्वायर, है ना, ये जो v अपन ने निकाला ये हो जाएगा हाफ k a फाइनल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो नई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, हाफ m प्लस m, v की वैल्यू डालते हैं अपन, m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाय m प्लस m इज इक्वल टू हाफ k af स्क्वायर, ये भी स्क्वायर टर्म। तो इन दो इक्वेशंस को देखें, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, या हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से लेकर के इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो अपने पास में af की क्या वैल्यू आ जाएगी, af की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में m अपॉन m प्लस m इंटू a, ठीक, जो कि पुराना वाला एम्पलीट्यूड है। तो नया एम्पलीट्यूड जो है वो इस फैक्टर से रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस के बारे में ये जो लिखा हुआ है ये तो करेक्ट ही है, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखें,
जैसे केस 2 में तो जो मास ऐड किया वो x नॉट प्लस a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे किया है, ठीक है। तो इसमें तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है वो तो चेंज होगा नहीं भाई। ये तो वही बात हो गई कि जैसे इस स्प्रिंग के साथ में चाहे हम जो मास अटैच करें, इस स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मास पे तो डिपेंड करता नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि भाई हमने कितना स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। हम ए पे स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो ए एम्पलीट्यूड से वो स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट करेगी, है ना। उसको तो क्या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है और फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है कि नहीं। तो इस मास पे, है ना, मास ऐड करने से एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, ठीक। तो केस 2 के केस में तो नो चेंज है, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं। द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस इज द सेम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट के बाय एम। ये मतलब जनरल केस में लिख रहा हूँ, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को देखें तो ये मास पे और के पे डिपेंड करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड करता नहीं, या वेलोसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है ना। मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों ही केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही है और मास जो है वो इतना हो गया है, एडेड मास जो है, तो ये तो सेम ही रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट चेंज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, अब क्या, टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो एनर्जी इन केस 1 मतलब फाइनल एनर्जी ब्लॉक ऐड करने के बाद में ये कितनी हो जाएगी टोटल एनर्जी, है ना। केवल पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो थी हाफ के ए एफ स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, ठीक। और केस 1 की इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो दिख ही रहा है कि फाइनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई। तो केस 1 में तो डिक्रीज हो ही गई टोटल एनर्जी, ठीक है। किस फैक्टर से डिक्रीज हो गई, इस फैक्टर से डिक्रीज हो गई। अब केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में फाइनल एनर्जी E2F बोल देते हैं उसको, वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर ही है, इसमें एम्पलीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अभी भी इतनी ही है, और पहले कितनी थी, पहले भी इतनी ही थी, है ना। पहले भी इतनी थी और बाद में भी इतनी है, तो यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रही। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट, है ना। टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केस, केवल फर्स्ट केस में डिक्रीज कर रही है, सेकंड केस में नहीं कर रही। ये हो गया। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस। अच्छा, तो केस 1 देखते हैं। तो x नॉट पे जो वेलोसिटी है वो तो अपन ने निकाला ही था, है ना। मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए वेलोसिटी जो है वो कम हो गई थी, है ना, केस 1 में। तो केस 1 में तो डिक्रीज हुई थी वेलोसिटी। अब केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी एफ लिख देते हैं, या V2F, है ना, केस 2 की फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को, है ना, उस सिचुएशन से कंपेयर करें जब हमने मास नहीं रखा था। तो उस टाइम पे वेलोसिटी V0 थी, और V0 का क्या एक्सप्रेशन था, हाफ एम V0 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ये तो क्लियर है कि V0 जो है वो ज्यादा है V2F से, ठीक है। तो इस वाले केस में भी वेलोसिटी जो है वो दोनों मासेस की डिक्रीज कर जाती है जब ये x नॉट पे पहुंचेंगे दोनों मास। तो ये डी स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है ना। तो ए, बी और डी ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं।